अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्जा और मेरे साथ मौजूद है सहर याब अफरीदी। आइए नजर डालते हैं प्रोग्राम में आज की टॉप स्टोरीज पर। वेस्ट हैम का 43 साल का इंतजार मुकम्मल हुआ, चैंपियंस का ताज अपने सर पर सजा लिया। मेसी ने खुद ही राज से पर्दा उठा दिया, किस क्लब को ज्वाइन करने वाले हैं उसका नाम बता दिया। देखिए मेसी का इंटरव्यू आज के प्रोग्राम में। $200 मिलियन पर अल नसर जाने वाले रोनाल्डो ने नई ख्वाहिश जाहिर कर दी। PSG छोड़ने के बाद नेमार किस क्लब को ज्वाइन करेंगे, जानेंगे ये सब कुछ आज गोल्डन बूट में। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट। और प्रोग्राम में अभी हम जिस मैच की बात करने जा रहे हैं, यूएफए यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग का ये मैच इनफैक्ट फाइनल हुआ है वेस्ट हैम वर्सेस फ्लोरेंटीना के दरमियान। बहुत ही शानदार फाइनल, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दोनों टीम्स की तरफ से देखने को मिली और 43 साल का इंतजार वेस्ट हैम का इख्तिताम पजीर हुआ। फाइनली चैंपियंस का ताज जो है वो सर पर सजा लिया वेस्ट हैम ने। शानदार कारकर्दगी थी। वाओ व्हाट अ मैच, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय वेस्ट हैम। और फ्लोरेंटीना की तरफ से भी बेहतरीन खेला गया मैच और डेविड मॉयस के लिए ये एक आखिरी चांस अपनी जॉब बचाने का, जो कि अच्छे तरीके से निभाया और इसमें जो क्रेडिट है वो देना पड़ेगा वेस्ट हैम की टीम को। पहला गोल बेन रहमा पेनल्टी पे उन्होंने किया 62nd मिनट में और उसके बाद जो है वो 67th मिनट में फ्योरेंटीना ने जो है वो अपनी टीम के लिए गोल किया और ये गोल किया बनोवा वेंटोरा ने 67th मिनट में। उसके बाद फिर आखिरी लम्हात में तकरीबन 90 मिनट गुजर चुके थे और वहाँ पे बहुत ही शानदार असिस्ट पे जो है वो बोवन ने अपनी टीम के लिए गोल किया और ये वो गोल था जिसने 43 साल का वो जो इंतजार था उसका खात्मा किया। अफरीदी, किस तरह से देखते हैं इस मैच को और इस परफॉर्मेंस को? बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस वेस्ट हैम की। ऑल्दो फियोरेंटीना भी काफ़ी अच्छा खेली इस मैच में और मोस्टली मैच को उन्होंने डोमिनेट किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे चांसेस कन्वर्ट किए वेस्ट हैम ने। और इससे पहले 1980s में ये एफए कप जीते थे और 58 साल पहले इन्होंने जो इकलौता यूरोपियन विनर्स कप जीता था वो अब दूसरा एक यूरोपियन ट्रॉफी इनके पास आ गई है। तो इन्होंने कैरियर में ओवरऑल सिर्फ 3 ही ट्रॉफीज, ये तीसरी ट्रॉफी थी जो जीती है। और डेविड मॉयस उन 3 मैनेजर्स में आ गए हैं जिन्होंने वेस्ट हैम को एवर कोई ट्रॉफी जितवाई हो। बिल्कुल। और जो यहाँ पर वेस्ट हैम है उनका भी यूनिफॉर्म अफरीदी रेड है और जैसे हमने रिपोर्ट में भी बताया कि रेड कलर डोमिनेंस दिखाता है। यहाँ पर उन्होंने ऑरेंज एंड वाइट पहना था लेकिन बाकी मैचेस में जो है वो रेड कलर भी देखा गया है। स्टैट्स में नजर डालते हैं और स्टैट्स में क्या सूरत हाल है ये आप देख रहे हैं। यहाँ पर वेस्ट हैम यूनाइटेड की तरफ से शॉट्स 8 थे, फ्योरेंटीना जैसे अफरीदी ने कहा ज्यादा डोमिनेंस उनकी तरफ से नजर आया, 17 शॉट्स थे। शॉट्स ऑन टारगेट दोनों टीम्स के बराबर थे, 4 फ्योरेंटीना के थे, 4 ही वेस्ट हैम के थे। 32% पोजीशन वेस्ट हैम के पास था, ऑलमोस्ट 70% यानी 68% अफरीदी फ्योरेंटीना के पास था, फिर भी मैच हार गए। पासेस भी आप देख रहे हैं ज्यादा दिए हैं फ्योरेंटीना ने, कम खेले हैं जो है वेस्ट हैम ने। पास एक्यूरेसी भी ज्यादा थी, 80% थी। फाउल्स ज्यादा थे वेस्ट हैम के और कम थे फ्योरेंटीना के। और आप कॉर्नर्स भी देख रहे हैं, 3 फ्योरेंटीना के थे, 4 मिले वेस्ट हैम को। येलो कार्ड दोनों टीम्स को बराबर मिले और फाइनल जब भी होता है हम हमेशा बात करते हैं अफरीदी कि येलो कार्ड्स बहुत ज्यादा दिए जाते हैं। इस मैच में भी 4-4 दिए गए। फ्योरेंटीना हर जगह पे डोमिनेंस उनका नजर आया पूरे मैच में, चाहे शॉट्स की बात करें चाहे पासेस की बात करें। वेस्ट हैम, आपको क्या लगता है कि परफॉर्मेंस उनकी बड़ी क्लिनिकल थी या लूप होल्स थे उनकी परफॉर्मेंस में जो नहीं होने चाहिए थे? एक्चुअली में अगर फ्योरेंटीना अपने चांसेस को कन्वर्ट करती तो शायद वो ये जीत सकती थी। उनके पास ज़्यादा चांसेस उनको मिले, लेकिन बस कन्वर्जन रेट की वजह से और थोड़ा सा लक भी जेरार्ड बोवन के साथ थी क्योंकि वो शॉट गोलकीपर मतलब ऑलमोस्ट उनके बॉडी से लग के ऑफसाइड भी एक गोल हुआ ना फ्योरेंटीना ने बिल्कुल ऑफसाइड पे भी गोल किया, वो भी मार्जिनल था, मतलब बिल्कुल हल्का सा था। दूसरा ये कि आप देखें कि फ्योरेंटीना थोड़ा सा हिस्ट्री वाइज भी अनलकी एक क्लब रहा है कि हमेशा फाइनल स्टेप जो है वो नहीं पार कर पाते और फाइनल्स में आके हार जाते हैं। प्रेशर की वजह से लगता है आपको? क्या इसकी वजह है या क्या इसका सद्देबाब क्या हो सकता है? ऑब्वियसली प्रेशर तो एक एलिमेंट है क्योंकि आप जब रेगुलरली इतने बड़े फाइनल्स में नहीं पहुंचते, बड़े मैचेस आपका खेलने का आपका एक्सपीरियंस नहीं होता, एक्सपोजर नहीं होता, तो फिर एकदम से आप इस तरह की सिचुएशन में आते हैं। वही विनिंग मेंटालिटी की बात जो आप हमेशा करते हैं वो शायद उनके प्लेयर्स में नहीं है, बड़े जो फाइनल्स को जीतने की मेंटालिटी है। हाँ, और दूसरा ये भी एक फैक्टर फिर ऐड इन हो जाता है ना, आप साइकोलॉजिकली सोचते हैं कि अच्छा इस क्लब ने तो कभी ट्रॉफी जीती नहीं, हमेशा फाइनल स्टेप पे आके हार जाते हैं, तो वो आपके अंदर भी एक चीज आ जाती है। बिल्कुल जी हाँ। और यहाँ पर वेस्ट हैम ने 43 साल बाद टाइटल जीता है और इस अब जॉब तो बचा ली है और डिजर्व करते हैं, आपको लगता है जॉब
जाना और आगे अब वेस्ट हैम को और ज़्यादा बेहतरी, क्योंकि इस मैच में टू बी वेरी फ्रैंक मुझे फ्योरेंटीना ज़्यादा बेहतर साइड नज़र आई है। ऑल द वेस्ट हैम ने जीता है और आखिर पे जो है वो विन ही देखी जाती है। लेकिन एज अ कोच आप सेटिस्फाइड हैं कि टीम को अच्छा खिलाया फाइनल में, और आगे किस तरह से आप देखते हैं? ऑब्वियसली डेविड मॉयज़, अगर इस सीज़न की बात की जाए तो वेस्ट हैम काफ़ी स्ट्रगलिंग टीम थी और ऑलमोस्ट रेलीगेशन में जा रही थी। रेलीगेट होने से बचा लिया एटलीस्ट डेविड मॉयज़ ने, और फिर सबसे ज़्यादा बड़ा बोनस जो है वो ट्रॉफ़ी जितवाना, जो कि एक मतलब अनइमेजिनेबल चीज़ थी वेस्ट हैम के फैंस के लिए भी कि कभी ये ट्रॉफ़ी जीत भी पाएंगे। इनके लिए तो यही है कि प्रीमियर लीग में अगर किसी तरह टॉप 10 में फिनिश कर दें या कॉन्फ्रेंस लीग के लिए क्वालिफाई कर दें, वो भी बड़ी अचीवमेंट है। पिछले सीज़न अगर ये कॉन्फ्रेंस लीग में इस साल थे तो इसका मतलब है कि टॉप 7 में इन्होंने फिनिश किया था, जो कि इस साल ये नहीं कर पाए। लेकिन ट्रॉफ़ी जीतने के बाद अब इनका स्पॉट, एक स्लॉट जो है वो कंफर्म हो गई है। हालांकि ये रेलीगेशन बैटल में थे, फिर भी अगले साल यूरोप में खेलेंगे, तो वो भी सारे ये प्लस पॉइंट्स हैं। जी हाँ, तो काफ़ी यानी ज़्यादा एक ये कप जीतने से काफ़ी ज़्यादा जो है वो बाकी अचीवमेंट्स इनके लिए दरवाजे उसके खुल जाएंगे, और उसका सारा क्रेडिट डेविड मॉयज़ को जाता है ऑफ कोर्स। और यहाँ पर डेविड मॉयज़ ने जिस तरह खिलाड़ियों को खिलाया है, उसमें एक खिलाड़ी हैं जिनको हमने फीचर किया है, वो है सईद बेनरहमा। बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है। गोल उन्होंने एक किया, लेकिन ओवरऑल उन्होंने बहुत अच्छा खेला है और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर सईद बेनरहमा की। आफरीदी, किसी और क्लब में नहीं होना चाहिए इन्हें जिस कैलिबर के ये खिलाड़ी हैं? जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं और मतलब एक ऐसे लेवल के खिलाड़ी हैं कि जो मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल, अगर टॉटनहम, रियल मैड्रिड में भी नजर आते हैं ये, वो मतलब ऑब्वियसली जा सकते हैं वहाँ पे। जिस कैलिबर के खिलाड़ी हैं वहाँ पे भी अपनी जगह बना सकते हैं। अब ये है कि प्रीमियर लीग में हर टीम ही बड़ी समझी जाती है, क्योंकि दुनिया की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली लीग है, तो उसमें फिर कोई भी क्लब आपको ऑफर करे तो आप उसे टुकराते नहीं हो। कप जीतने के बाद आपको लगता है अब खिलाड़ियों को ऑफर्स आएंगी वेस्ट हैम के? डेक्लन राइस का तो मैच ही आखिरी था, वो तो आर्सेनल के जाने के बिल्कुल करीब हैं और ऑलमोस्ट एक तरह से कुछ ही दिन में हमें लग जाएगा। आपने सेलिब्रेशन में व्यूवर्स वीडियो भी देखी, वो जो बच्चे के साथ डांस कर रहे थे, उनकी फैमिली भी वहाँ पे थी और बहुत ही क्यूट वो मोमेंट्स थे जब वो अपने बेटे के साथ बाजू हिला रहे थे दोनों। वो डेक्लन राइस ही थे जो कैप्टन भी थे। अच्छा, वो आर्सेनल जा रहे हैं? जी बिल्कुल, और मिकेल एंटोनियो जो कि एक लेजेंडरी प्लेयर हैं, वो भी एक तरह से रिटायर ही होंगे क्योंकि ऑल टाइम टॉप गोल स्कोरर हैं, तो उन्होंने पिछले सीजन नहीं जाना था, फिर एक्सटेंशन 1 साल की मिल गई। चले तो सईद बेनरहमा के इस मैच में क्या स्टैट्स है वो उन पे ज़रा नज़र डालते हैं, और ये आपके सामने है। 7.6 रेटिंग थी, गोल 1 की, एक्यूरेट पासेस 60% थे, शॉट एक्यूरेसी 100% थी, एक्सपेक्टेड गोल्स जो थे वो 0.82 थे, टचेस 27 थे, टैकल्स 100% किए, रिकवरीज 4 थी, और ये इनके स्टैट्स से बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कर यहाँ पे बेनरहमा की, और काफ़ी मिलता जुलता नाम है बेंजेमा और बेनरहमा, और तो उस वजह से एनीवेज प्लेयर भी वैसे ही हैं। और यहाँ पर अभी एक वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट, और प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ चाहता है एक मिस्ट्री आफरीदी अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी अरसे से मेसी को लेकर बातचीत चल रही हैं। कुछ रूमर्स आए, कभी कुछ आया, कभी पहले ऑफ़र आई सऊदी प्रो लीग की, और उस ऑफ़र के बाद जो है एक बड़ी ऑफ़र आई सऊदी प्रो लीग की। फिर पता चला कि बार्सिलोना अपने दरवाजे ही तोड़ चुका है, छत भी गिरा दी उन्होंने मेसी को बुलाने के लिए आफरीदी। उसके बाद पता चला कि इंटर मियामी जो है वो भी चाहता है मेसी को लेना, और PSG में भी फिर जब सऊदीया में गए ये छुट्टियाँ गुजारने, और तब PSG ने जो है इन पे वो पाबंदी लगा दी कि मैच नहीं खेलेंगे, और अर्जेंटीना के लिए वर्ल्ड कप जीता, और एक ऐसे प्लेयर को अपनी टीम में इस तरह की पाबंदियां लगाना, एनीवेज उस पे जो है वो बाद में फिर वापस भी ली गई वो पाबंदी। लेकिन क्या उनका सीज़न आखिरी होगा, नहीं होगा, ये सारी डिस्कशंस के बाद फाइनली मेसी ने अब खुद राज से पर्दा उठा दिया है, और उन्होंने बता दिया है कि वो किस क्लब को ज्वाइन करेंगे, जो कि हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। लेकिन आफरीदी, कहाँ से ये शुरुआत हुई मेसी की? थोड़ा सा बताइए हमारे उस जनरेशन को जो मेसी को जानते तो हैं लेकिन ये नहीं जानते कि हाउ हार्ड वाज दैट। एक्चुअली में ये स्टोरी शुरू होती है हमारी अक्टूबर में, ट्रांसफ़र सागा जो मेसी का था। अक्टूबर में ये खबर आती है कि मेसी जो हैं, जो उनको 1 साल की एक्सटेंशन है PSG की तरफ से कि आप 2 साल के बाद, ये वर्ल्ड कप से पहले से शुरू हुआ। हाँ, 2 साल उनका कॉन्ट्रैक्ट था, 1 साल उसको एक्सटेंड कर सकते थे, तो वो 1 साल की एक्सटेंशन जो है वो मेसी लेंगे।
और उनके फादर ने भी एक तरह से कह दिया था और ख़बरें आ रही थी। फिर क्या हुआ, फिर बीच में वर्ल्ड कप आ गया और मेसी ने वर्ल्ड कप से पहले बार बार ये कहा कि मेरे ट्रांसफ़र की खबरें, अभी मैं इस पर कोई बात नहीं करूँगा, कुछ नहीं होगा, वर्ल्ड कप के बाद मैं बताऊंगा कि मैंने किधर जाना है। फिर वर्ल्ड कप के बाद जब हम आते हैं तो वर्ल्ड कप के बाद यूएफए चैंपियंस लीग का नॉकआउट स्टेज शुरू हुआ और वहाँ पे जब बायर्न म्यूनिख ने शिकस्त दी पीएसजी को और नॉकआउट कर दिया, तो उन दो लेग्स के बीच में हालात जो हैं वो ड्रेसिंग रूम में भी और मेसी के पीएसजी के साथ ख़राब हो गए और एक ब्रेकिंग पॉइंट आ गया था और वहाँ पे फिर मेसी ने डिसाइड किया कि वो यहाँ पे स्टे नहीं करेंगे और उन्होंने फैसला किया कि वो किसी और क्लब में जाएंगे। फिर अप्रैल में आती है अल हिलाल की ऑफ़र और अल हिलाल ने फिर उस टाइम पे बहुत बड़ी ऑफ़र कर दी। फिर वो स्पेकुलेशंस चलते रहे कि अल हिलाल जो है ख़रीदेगा और मतलब मेसी भी जाएंगे, ये वो, मतलब अपनी तरफ से उन्होंने पूरी कोशिश की। फिर बीच में बार्सिलोना की ख्वाहिश थी कि वो, क्योंकि बार्सिलोना अपनी भी ख्वाहिश थी कि मेसी को वापस लेके आए और मेसी की भी अपनी ख्वाहिश थी कि वो बार्सिलोना अपना बॉयहुड क्लब जो है वहाँ पे वो वापस चला। बार्सिलोना को क्यों रिजेक्ट कर दिया मेसी ने? क्या लगता है आपको? लाइक एक तरफ सऊदी प्रो लीग से ऑफ़र थी 550 मिलियन, जो कि एक बहुत बड़ी ऑफ़र है और अभी तक किसी खिलाड़ी को इतने पैसों की ऑफ़र नहीं की गई और ये एम्बेसडर भी हैं टूर के सऊदी अरब के। लेकिन बार्सिलोना में उनका बचपन को जो भी उनके सारे वो मामलात हैं उसके बावजूद भी क्यों रिजेक्ट किया? एक्चुअली में बार्सिलोना, अभी जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं, बार्सिलोना को मेसी का ये डिसीजन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और लेकिन दूसरी बात यह है कि मेसी ने रिजेक्ट नहीं किया बार्सिलोना को। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट और यहाँ पर कुछ लेटेस्ट हैपनिंग्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली खबर हमारे पास क्या है, आइए आपको ये ट्वीट दिखाते हैं। राफेल गुरेरो टू बायर्न म्यूनिख इज डन। यस, यू हर्ड दैट राइट। 3 years deal until June 2026, मेडिकल नेक्स्ट वीक। आफरीदी, गुरेरो जा रहे हैं गुरेरो बायर्न म्यूनिख में। बायर्न म्यूनिख बहुत ज़बरदस्त क्लब और बड़े खिलाड़ी वहाँ जाना चाहते हैं। गुरेरो के जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा इनको और उनके क्लब को? एक्चुअली में आप देखें ना, जो बात हम हमेशा कह रहे होते हैं कि क्यों वो 11 साल से मुसलसल बुंडेसलीगा जीता आ रहा है, उसमें यही मेन इशू है कि जो भी इनके बुंडेसलीगा में क्लब्स होते हैं उनमें जो भी अच्छे खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं वो ये अपने क्लब में ले लेते हैं। हम डॉर्टमंड के जो सारे टॉप स्टार्स थे, जूड बेलिंगम, वैसे इस सीजन में बहुत ज़बरदस्त स्टार्स जो है वो नज़र आए उनकी टीम में। अब राफेल गुरेरो उनके स्टार प्लेयर थे, वो चले गए बायर्न म्यूनिख। अब आपने मतलब अपने रिवायती हरीफ जो कि आपके साथ टाइटल रेस में थोड़ा सा मुकाबला कर लेती है, उसका अपने मेन खिलाड़ी आपने एक ले लिया, एक रियल मैड्रिड ने ले लिया। फेयर नहीं है ना फिर ये, तो फिर वो उस तरह से कंपटीशन रह नहीं पाता। चले लेट्स सी बायर्न म्यूनिख को कितना फ़ायदा होता है इसका। नेक्स्ट हमारे पास क्या ट्वीट है जी, नेक्स्ट आपको दिखाते हैं और नेक्स्ट आपको जो खबर देने वाले हैं वो नेमार के बारे में। नेमार हैज़ बीन ऑफर्ड टू बार्सिलोना आफ्टर लियोनेल मेसीज डिसीजन। लियोनेल मेसी इंटर मियामी जा रहे हैं जैसे हमने बताया, उसके बाद अब नेमार को देख रहे हैं बार्सिलोना वाले। द ब्राज़ीलियन वुड बी रेडी टू लोअर हिज सैलरी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, टू लीव पीएसजी एंड प्ले फॉर बारका अगेन, यानी बार्सिलोना अगेन। अफरीदी कम सैलरी पे भी जाने को तैयार है। इतने तंग आ चुके हैं पीएसजी से या अपने आप से तंग आ चुके हैं क्योंकि नहीं परफॉर्म कर पा रहे, नहीं उस तरह से वो एक जो है वो फॉर्म इनकी लग रही। ऑब्वियसली उनका पीएसजी के साथ वो ये आखिरी सीज़न ही था, बहुत रेयर चांस है कि वो पीएसजी में रुक जाएंगे। मोस्टली जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो प्रीमियर लीग जाने की हैं। इनकी अपनी ख्वाहिश होगी कि ये या बार्सिलोना चले जाएं या अगर मैनचेस्टर सिटी भी ऑप्शन आ जाती है तो वहाँ भी ये प्रेफर करेंगे। लेकिन बार्सिलोना के साथ इनका पीक रहा था तो वो वापस, अभी विंडो भी थोड़ी सी खुल गई है कि अगर मेसी चले जाते तो फिर तो इनके लिए जगह ही नहीं बचती थी सैलरी कैप में, लेकिन अभी कुछ ना कुछ हो सकता है। लेट्स सी नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी। नेक्स्ट है जूड बेलिंगम के बारे में और जूड बेलिंगम टू रियल मैड्रिड। हियर वी गो, यस, एग्रीमेंट इन प्लेस विद बोरुसिया डॉर्टमुंड, इट्स डन थी। जो फी पे की है वो 100 मिलियन यूरोस है प्लस एड ऑन्स। Bellingham will sign 6-year deal valid until June 2029, agreed in April. Medical test already booked as Madrid wanted to get it done this week. बहुत जल्दी में है रियल मैड्रिड जूड बेलिंगम को लेने के लिए, सब कुछ हो चुका है और इस हफ्ते जो है अफरीदी मेडिकल रिपोर्ट भी हो जाएगी। जूड बेलिंगम बहुत बड़ा इजाफा आपको लग रहा है रियल मैड्रिड के लिए क्योंकि बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है उन्होंने और डॉर्टमंड के ये भी उधर से जा रहे हैं। हाँ, तो डॉर्टमंड के 2 स्टार जो हैं वो छोड़ के जा रहे हैं।
अर्लिंग हालैंड पिछले सीजन छोड़ के चले गए थे। तो ये व्यूअर्स देखें, अर्लिंग हालैंड भी डॉर्टमंड के लिए खेलते थे। डॉर्टमंड का वैसे ये क्रेडिट तो बनता है कि जितने टॉप के प्लेयर्स हैं, रॉबर्ट लेवेंडोस्की भी, मतलब जितने टॉप के प्लेयर्स आप नाम लें और आपको पता चलेगा इनकी शुरुआत। अच्छा, जब डॉर्टमंड में खेल रहे होते तब शायद इतना लाइमलाइट में नहीं आते, लेकिन अर्लिंग हालैंड जिसने अभी लाइमलाइट में आया है, प्रोडक्ट वो डॉर्टमंड की ही है। गुंडोगान भी जो मैनचेस्टर सिटी को जिसने FA कप जितवाया है, वो भी इधर से निकल के गए हैं। तो हाँ, अब ये है कि एड ऑन्स में अराउंड 30 मिलियन एड ऑन्स में हो जाएंगे, तो ओवरऑल ये 140 मिलियन के अराउंड डॉर्टमंड को ये प्रॉफिट। इनको कितने मिलेंगे, ये कोई खबर आई है कि अभी नहीं आई? ये अभी सैलरी जो है अभी कुछ शायद आज या कल में रिवील हो जाए, तो फिर वो भी व्यूअर्स के साथ हम नेक्स्ट शोज में इंक्लूड करेंगे। लेकिन कोई वो नहीं है, कंफर्म अभी इतलात नहीं है कि सैलरी। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, और जैसा कि हमने आपको बताया था कि इंटर मियामी आफरीदी ने बताया था मेसी वहाँ पे क्लब ऑन कर सकते हैं, ये कंडीशन वो रख सकते हैं। यहाँ पे रोनाल्डो ने भी ये कह दिया कि इट्स समथिंग आई थॉट अबाउट अ फ्यू इयर्स बैक, आई प्रोबेबली वुड लाइक टू ओन अ फुटबॉल क्लब। अफरीदी, रोनाल्डो कहते हैं कि मैं भी सोचता हूँ कि मुझे भी एक फ़ुटबॉल क्लब जो है उसे ऑन करना चाहिए। कर सकते हैं, सऊदी प्रो लीग में करेंगे, कहाँ करेंगे? वो तो डिपेंड करता है कि इनकी इंटरेस्ट कहाँ लाई करते हैं और इनका बिजनेस कहाँ है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप एक क्लब खरीदते हैं तो उसके पीछे आपके बिजनेस से इंटरेस्ट होते हैं कि आपने पैसा बनाना होता है, और दूसरा ये कि जो आपकी फील्ड होती है आप उसी में इन्वेस्ट करते हो। अब मोस्टली जो लोग होते हैं या तो वो रिटायर्ड होकर मैनेजर्स बन जाते हैं, कुछ लोग ब्रॉडकास्ट में चले जाते हैं। इस तरह के रोनाल्डो, मेसी जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा ये कमा लेते हैं और बड़े स्टार्स, मेगा स्टार्स बन जाते हैं, तो उनके पास पैसा ज़्यादा होता है तो ये फिर क्लब्स खरीद लेते हैं। जैसे बेकम ने खरीदा, डेविड बेकम ने खरीदा, रोनाल्डो ओरिजिनल जो ब्राज़ीलियन रोनाल्डो हैं उन्होंने ला लीगा में क्लब खरीदा है, ब्राज़ील में भी खरीदा है। इस तरह और भी खिलाड़ी हैं जिनको आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं जिन्होंने क्लब्स खरीदे हैं। एग्जैक्टली, लेट्स सी रोनाल्डो खरीदते हैं और कहाँ खरीदते हैं। आगे हमारे पास क्या है जी, ट्वीट, और ये खबर है शेख जासिम के हवाले से। शेख जासिम हैज मेड अ 5th इम्प्रूव्ड बिड टू बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड। ये आफरीदी लगता है आपको आखिरी कोशिश है शेख जासिम की, क्योंकि वहाँ जो दूसरी तरफ है ग्लेजर्स फैमिली शेयर्स बेचना चाहती है, ये पूरा जो है वो क्लब लेना चाहते हैं। एक्चुअली में पिछली बार भी जब 4th बिड आया था ना, तो मुझे इस बात से थोड़ा सा है उलझन के जब 4th बिड भी इन्होंने किया था तो कहा था कि ये मेरी लीव इट, टेक इट और लीव इट बिड है आखिरी। कितनी थी? मतलब वो फिगर्स अभी तक किसी भी मीडिया में कोट नहीं हुए, लेकिन एटलीस्ट 6 बिलियन तो नहीं है, क्योंकि 6 बिलियन का प्राइस टैग रखा हुआ है। ग्लेजर फैमिली ने रखा था ना 6 बिलियन का, तो 4 का तो लगा था जो कि फिगर आया था। तो इनिशियल पहला बेट था, पहला तो अराउंड 5 तो क्रॉस कर चुका होगा, ये 550 तक शायद ये भी पहुंच गया हो। मेरा वो जो मेसी को देने थे वो शेख जासिम ने कहा कि हम इधर जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनीवेज, लेट्स सी यूनाइटेड का मुस्तकबिल क्या होता है। ये प्रोग्राम में कुछ ट्वीट्स थी, कुछ रिपोर्ट्स, कुछ इंटरव्यूज़ हमने आपके साथ शेयर किए। कल आपसे दोबारा गोल्डन बूथ में मुलाकात होगी रात 10 बजे। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और सहरयाब अफरीदी को इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।